नो बेसिक्स के इस चैनल पे आप सबों का फिर से स्वागत है दोस्तों। ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा भारत पर शासन करने के लिए कई अधिनियम लाए जाते हैं और 1857 के बाद लाए गए अधिनियमों को हमने देखा है, जिसमें 1858, 61, 1892 और 1909 के अधिनियम को देख चुके हैं। दो अधिनियम और बचे हुए हैं और वो है भारत शासन अधिनियम 1919 और 1935। तो इनको हम आज जानेंगे और इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो का हमारा टॉपिक यही होगा। तो दोस्तों, अंग्रेज़ों के द्वारा जब भी कोई अधिनियम या एक्ट लाया जाता है तो उसका उद्देश्य ये नहीं होता है कि भारतीयों को बहुत ज़्यादा अधिकार और स्वायत्तता देने की बात होती है उनके मन में, बल्कि अंग्रेज लोग ऐसा मजबूर होते हैं कि भारतीयों को वो अधिकार टुकड़ों टुकड़ों में देते हैं, बढ़ाते जाते हैं। क्योंकि भारत में 1857 की बात 1857 के बाद एक आंदोलन का दौर चलता है, कांग्रेस की स्थापना होती है और भी कई राजनीतिक पार्टियों का उदय होता है और उन पार्टियों के द्वारा अलग अलग तरीके से अपने अपने तरीके से आंदोलन चलाए जाते हैं। भारतीयों के द्वारा स्वशासन की मांग की जाने लगती है। तिलक जैसे व्यक्ति होते हैं जो कि आंदोलन को एक बहुत ही तीव्र धार देते हैं और उनका ये कहना होता है कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तो ये सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से अंग्रेज़ों के द्वारा या ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा समय समय पर एक्ट और अधिनियम लाए जाते हैं। तो आज हम इन्हीं अधिनियमों को देखेंगे। दोनों भारत शासन अधिनियम होते हैं। पहला 1919 वाला होता है। तो इसको लाए जाने के पीछे के कारण क्या होते हैं, सबसे पहले उस पृष्ठभूमि को हम जानते हैं। तो पृष्ठभूमि जो होती है, लाने का कारण होता है, सबसे बड़ा कारण तो होता है 1909 का एक्ट ही होता है और उस एक्ट का वो प्रावधान जिसमें मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई थी। इसका बहुत ज़्यादा विरोध भारतीयों में होता है, खास करके कांग्रेस ने इसका बहुत ज़्यादा विरोध किया था। मुस्लिम वर्ग, खास करके मुस्लिम लीग के द्वारा शुरू में इसकी सराहना की जाती है, वो स्वागत करते हैं, लेकिन बाद में वो भी इसका विरोध करने लगते हैं। उसका कारण ये होता है कि तुर्की, जो कि मुस्लिमों का उस समय एक तरीके से नेता होता है, नेतृत्व करने वाला देश होता है मुस्लिमों का, तो जब उसके साथ जैसा सलूक अंग्रेज़ों ने किया था उसके कारण भारतीय मुस्लिम जो हैं वो भी अब अंग्रेज़ों के एक तरीके से पूरी तरीके से विरोधी बन जाते हैं। और मुस्लिम लीग बाद में यहाँ तक घोषणा करता है कि भारत में स्वशासन या स्वराज की स्थापना के लिए जो कुछ भी करना होगा मुस्लिम लीग उसमें पूरा सहयोग करेगी। कांग्रेस तो पहले से ही इसका बहुत ज़्यादा विरोध कर रहा था। अब कुछ और भी राजनीतिक घटनाएं घटती हैं, जैसे कांग्रेस और लीग का फिर से मिलन हो जाता है। 1916 में लखनऊ समझौता के तहत कांग्रेस और लीग फिर से एक हो जाते हैं। साथ में जो कांग्रेस का विभाजन हुआ था सूरत अधिवेशन में 1907 में, तो कांग्रेस का गरम दल और नरम दल ये दोनों भी एक साथ फिर से मिल जाते हैं। इसमें सबसे बड़ी भूमिका होती है तिलक की और एनी बेसेंट का। और उसी समय में एक आंदोलन चलाया जा रहा था जिसका नाम होम रूल लीग होता है और इस आंदोलन के द्वारा भारत में स्वशासन की मांग की जाती है और यह आंदोलन बहुत ज़्यादा जोर पकड़ता है, जिसमें तिलक और एनी बेसेंट भारत में बहुत बड़े नेता के रूप में उभरते हैं। उनका नाम आम लोगों तक पहुंच जाता है, तो उनका बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। फिर क्रांतिकारी गतिविधियां भी बहुत ज़्यादा होती है। खास करके बंगाल विभाजन के बाद से क्रांतिकारी गतिविधियां बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है भारत में और भारत के बाहर भी देखा जाता है क्रांतिकारी गतिविधि, जैसे जापान में, सिंगापुर में, यूरोपीय देश खास करके जर्मनी में, कनाडा में।
तो विश्व का ऐसा कोई भी कोना नहीं था जहाँ पर भारतीय लोगों ने आंदोलन नहीं किए, क्रांतिकारी गतिविधियां ना की हुई हो। और इससे बढ़कर इन सब कारणों के अलावा एक जो सबसे बड़ा कारण होता है वो होता है प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड को ज़रूरत पड़ती है भारतीय सैनिकों की। और दोस्तों आपको ये बतलाऊं कि प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड की जो सेना थी उसकी संख्या भारतीय सेना की संख्या से भी कम थी। अर्थात भारतीय सेना जो थी उनकी संख्या प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेने वाली सैनिकों की संख्या करीब 13 लाख थी और इंग्लैंड की जो सेना थी उसकी संख्या 5 लाख के आसपास थी। तो इतनी बड़ी भारतीय सेना की जरूरत इंग्लैंड को थी प्रथम विश्व युद्ध में। अब इसका कारण यह होता है कि वो भारतीयों को प्रलोभन देते हैं कि भी देते हैं, एक आश्वासन देते हैं भारतीय सैनिकों के सहयोग के लिए कि प्रथम विश्व युद्ध की जब समाप्ति होगी उसके बाद भारत में संवैधानिक सुधार किए जाएंगे और स्वशासन देने के दिशा में एक प्रयास किया जाएगा, अर्थात पावर को ट्रांसफर करने की बात की जाती है। इन्हीं सब परिस्थितियों में ये भारत शासन अधिनियम 1919 लाया जाता है और इसको लाने के पीछे जो है इन कारणों को तो हम समझ लिया। अब इसके स्टेज क्या होते हैं, तो इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना भी कहा जाता है। मॉन्टेग्यू उस समय भारत सचिव थे और चेम्सफोर्ड जो थे वो भारत के वायसराय थे। भारत सचिव का रोल बहुत ज़्यादा होता था। और दोस्तों जो पहले भारत सचिव थे वो थे चार्ल्स वुड भारत के पहले भारत सचिव होते हैं। तो सबसे पहले वो घोषणा करते हैं भारत सचिव मॉन्टेग्यू और वो घोषणा होती है 20 अगस्त 1917 को। और वो ये घोषणा करते हैं कि ब्रिटिश संसद की भी ये इच्छा है कि भारतीयों को या भारत में स्वशासन या सुधारों को लागू किया जाए और स्वतंत्र डोमेनियन स्टेट का लक्ष्य रखा जाता है और साथ में उत्तरदायी शासन की व्यवस्था भारत में होगी, ये बातें भी की जाती है। इसके बाद मॉन्टेग्यू भारत आते हैं और शिमला में एक मीटिंग होती है। इस मीटिंग में उस समय के वायसराय चेम्सफोर्ड हिस्सा लेते हैं और साथ में उनकी कार्यकारिणी परिषद जो काउंसिल होती है, वायसराय परिषद जो होती है, उसके सदस्य भी हिस्सा लेते हैं। और शिमला में जो मीटिंग होती है उसके बाद एक घोषणा पत्र जारी किया जाता है जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले मॉन्टेग्यू ने इंग्लैंड में घोषणा की, उसके बाद वो भारत में आए, शिमला में मीटिंग की और एक घोषणा पत्र जारी किया जिसे मॉन्टेग्यू सुधार के नाम से जाना जाता है। और इसी मॉन्टेग्यू सुधार योजना के आधार पर भारत शासन अधिनियम 1919 लाया जाता है। ये अधिनियम जब लाया जाता है उसके पहले कुछ और भी घटना घटती है और वो महत्वपूर्ण है, उसको जानना जरूरी है। वो घटना ये होती है कि जब मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड अपनी घोषणा करते हैं 8 जुलाई 1918 को, तो इसमें कांग्रेस में एक तरीके का फूट पड़ जाता है, विभाजन हो जाता है। और यहाँ भी जो विभाजन देखा जाता है वो गर्म दल और नरम दल के लोगों के बीच में होता है। वो विभाजन क्या होता है, तो जैसे तिलक जो हैं इस योजना का विरोध करते हैं और कहते हैं कि ये जो है एक सूर्य विहीन उषा है, अगर ये लागू किया जाता है तो ये सूर्य विहीन उषा की शुरुआत होगी। दूसरी ओर एसएन बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो कि नरम दल को बिलोंग करते हैं, एक उदारवादी संघ की भी स्थापना करते हैं और इनका ये मानना होता है उदारवादी लोगों का कि ये उसकी तारीफ करते हैं। तारीफ किस कारण से, तो उत्तरदायी शासन
और डोमेनियन स्टेट दिए जाने का लक्ष्य घोषित किया जाता है। इसकी ये तारीफ करते हैं और साथ में इस घोषणा को वो एक तरीके से मैग्ना कार्टा कहते हैं भारतीयों के लिए। मैग्ना कार्टा मैग्ना कार्टा का मतलब होता है कि अधिकार पत्र, नागरिकों को अधिकार दिए जा रहे हैं, उसकी घोषणा की जा रही है। तो ये उदारवादी जो लोग होते हैं वो इसकी प्रशंसा करते हैं। तो एक तरीके से कांग्रेस में यहाँ पे एक विभाजन देखा जाता है। हालांकि यह विभाजन जो था वो सूरत अधिवेशन की तरह का विभाजन नहीं था। अब हम आते हैं कि प्रावधान क्या क्या थे। तो प्रावधान थे, पहला उत्तरदायी शासन व्यवस्था की शुरुआत होती है। उसके बाद भारत सचिव और उनके काउंसिल के सदस्यों के वेतन और भत्ते जो भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं उसको अब बंद कर दिया जाता है और उनके वेतन और भत्ते अब ब्रिटिश कोष से दिए जाने की प्रावधान होता है। साथ में जो काउंसिल में 15 सदस्य थे वो उन सदस्यों की संख्या को घटा के 8 से 12 के बीच में कर दिया जाता है। अर्थात मिनिमम 8 सदस्य हो सकते हैं, अधिकतम 12 सदस्य होंगे। जब खुद पैसे देने की बात होती है तो सदस्यों की संख्या कम कर दी जाती है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। अब आदमी कम हो गए, काम तो उतना ही है, तो वर्कलोड ज़्यादा हो रहा है, तो उसके लिए एक हाई कमीशन की व्यवस्था की जाती है। भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की जाती है, प्रावधान किया जाता है और इसी के आधार पर प्रांतों में चुनाव करवाए जाते हैं। साथ में महिलाओं को वोट देने के अधिकार दिए जाते हैं। और एक जो है सबसे नेगेटिव पार्ट जो है इस अधिनियम का कि पृथक निर्वाचन जिसकी व्यवस्था मुस्लिमों के लिए की गई थी 1909 में, उसके दायरा को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है और इसे सिखों के लिए, ईसाइयों के लिए, एंग्लो इंडियन के लिए, इवन की मद्रास प्रेसिडेंसी में गैर ब्राह्मणों के लिए भी पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की जाती है। इस प्रावधान का काफ़ी ज़्यादा विरोध होता है और तिलक जो है इसी का सबसे ज़्यादा विरोध कर रहे थे कि इस अधिनियम को लाने का मुख्य जो उद्देश्य है वो है भारतीय समाज का बंटवारा। पहले तो हिंदू और मुस्लिम था, अब पूरे समाज को यहाँ पे बांटने की कोशिश की जा रही है, तो इसी का सबसे ज़्यादा विरोध होता है। सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इसका प्रावधान किया जाता है। केंद्र में द्विसदन अर्थात उच्च सदन जो वर्तमान में राज्यसभा और लोकसभा हम देखते हैं, तो उसका प्रावधान इसी अधिनियम में किया गया था। और इसके तहत जो 2 सदन थे, उच्च सदन को राज्य परिषद कहा जाता है और इसमें 60 सदस्य होते हैं, जिसमें से 34 सदस्य निर्वाचित और 26 सदस्य मनोनीत होने थे। विधानसभा अभी लोकसभा कहा जाता है और राज्यों में विधानसभाएं होती है, परंतु उस समय केंद्र में निम्न सदन को विधानसभा कहा जाता था, क्योंकि ये विधायी संस्था थी, इसीलिए इसे विधान सभा कहा गया। इसके सदस्यों की संख्या 144 रखी गई, जिसमें 104 सदस्य निर्वाचित होने थे और 44 सदस्य मनोनीत होने थे। और ये मनोनयन वायसराय के द्वारा किया जाना था। बजट के लिए ये तय किया जाता है कि विधानसभा ही तय करेगी कि बजट कैसा होगा। साथ में इसी अधिनियम में यह प्रावधान किया जाता है कि केंद्र और प्रांत दोनों के बजट को अलग अलग कर दिया जाता है। वर्तमान समय में भी आप देखते होंगे कि अलग अलग राज्यों के अपने बजट होते हैं और साथ में भारत सरकार का अपना एक अलग बजट होता है। तो केंद्र और राज्यों के जो बजट अलग अलग होते हैं उसकी शुरुआत इसी एक्ट के द्वारा हुई थी। उसके बाद प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था की जाती है। द्वैध शासन किसे कहा जाता है, तो इसके अंतर्गत 2 विषय, शासन के जो विषय होते हैं वो उसके दो भागों में बांट दिया जाता है। एक भाग होता है सुरक्षित और दूसरा होता है आरक्षित। सुरक्षित जो पार्ट होता है वो
राजस्व, पुलिस, इम्पोर्टेंट जो भी विभाग है जहाँ से कि राजस्व आना है या एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारी चीज़ें जो है वो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद या गवर्नर की कार्यकारिणी परिषद जो होती है उस पर पूरा उनका नियंत्रण होता है। और दूसरे जो आरक्षित विषय हैं ये भारतीयों को दे दिए जाते हैं, और इसमें स्वशासन और स्वास्थ्य शिक्षा ऐसे विषयों को रखा जाता है जिसके अंतर्गत बिना, अगर ये पैसा नहीं देंगे तो शिक्षा और स्वास्थ्य का काम कैसे होगा, वित्त और राजस्व जब नहीं होगा, तो ये भारतीयों के जिम्मे होता है। और ये सुरक्षित जो है सो अंग्रेज अपने पास रखते हैं, गवर्नर परिषद या वायसराय परिषद। तो ठीक बंगाल में जैसे द्वैत शासन था उसी तरीके से, मतलब विकास का जिम्मा भारतीयों के दे दिया जाता है और जहाँ से पैसा आना है वो अपने अधीन रखते हैं, तो इसे ही द्वैत शासन कहा गया। तो ये सब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे। अल्टीमेटली ये अधिनियम भी भारतीयों को पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं कर पाता है और आगे जाकर एक आंदोलन का दौर चलता है 1919 के बाद, जिसमें महात्मा गांधी की भारतीय परिदृश्य में एंट्री होती है और राष्ट्रीय आंदोलन एक नए तरीके से शुरू होता है। अब हम आते हैं 1935 के भारत शासन अधिनियम पर। अंग्रेजों के द्वारा लाया गया या ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा भारत के लिए पारित किया गया ये अंतिम अधिनियम था, और इसे एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि इस एक्ट में कुल जो है 15 भाग थे और 415 धाराएं थी। 15 भाग, वर्तमान अगर हमारे संविधान को देखें तो उसमें 22 भाग हैं और शुरू में 395 अनुच्छेद थे, तो यहाँ पे 415 धाराएं थी। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना बड़ा ये एक्ट था। और एक बात और भी कि इस एक्ट के 2/3 2/3 प्रावधान जो हैं हमारे संविधान में शामिल किया गया है। तो अधिकांश जो अर्थात 66% जो प्रावधान है यहीं से लिया गया है। तो इसको लाने का कारण क्या बनता है, इसको हम जानते हैं। सबसे पहले तो पृष्ठभूमि कई होते हैं, कारण कई होते हैं। सबसे पहले तो साइमन कमीशन क्यों लाया जाता है, तो भारतीय लोग जो डिमांड करते हैं कि स्वशासन मिलना चाहिए, बल्कि अपना राज्य मिलना चाहिए, तो वो शासन व्यवस्था कैसे चलेगी, वो शासन व्यवस्था की रूपरेखा क्या होगी, उसको तय करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश सरकार एक कमीशन भेजती है, साइमन कमीशन। और उस कमीशन में क्या होता है कि सारे गोरे लोग ही होते हैं, उसमें भारतीयों को जगह नहीं दी जाती है। तो साइमन कमीशन भारत में आता है और यहाँ पे शासन व्यवस्था को का भावी प्रारूप तैयार करने की कोशिश करता है। इसका भारतीयों ने विरोध किया, तो अंग्रेजों ने ये चुनौती दी कि भारतीय अगर एक मत से कोई ऐसा प्रावधान लेकर आते हैं तो हम जरूर मान लेंगे। तो उसी साइमन रिपोर्ट या साइमन कमीशन की रिपोर्ट के विरोध में भारतीयों के द्वारा कई रिपोर्ट दिए जाते हैं, जिसमें एक होता है नेहरू रिपोर्ट, जिसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू की करते हैं। फिर जीना रिपोर्ट दिया जाता है और अंततः एक गोलमेज सम्मेलन बुलाया जाता है इंग्लैंड में। ये भारत में संवैधानिक विकास या संवैधानिक प्रावधान क्या क्या होने चाहिए, इसके लिए सारे भारतीय पक्षों को इंग्लैंड बुलाया जाता है और एक मीटिंग वहाँ पे फिक्स की जाती है। तो अंततः गोलमेज सम्मेलन भी असफल हो जाता है, क्योंकि उसमें भी अंग्रेज लोग एक कूटनीतिक चाल चलते हैं और भारतीयों में एकता नहीं बन पाती है, क्योंकि कांग्रेस और मुस्लिम लीग का विभाजन बहुत बड़ा था। अंबेडकर एक दलितों का पक्ष लेकर आते हैं, राजे राजवाड़ों का अपना पक्ष होता है। तो इन सब कारणों से गोलमेज सम्मेलन सफल नहीं हो पाता है। तो अंततः क्या होता है कि ब्रिटेन की संसद एक संयुक्त प्रवर समिति बनाती है। संयुक्त प्रवर समिति मतलब वहाँ के जो अपर हाउस और लोअर हाउस दोनों
हाउसों के जो सांसद होते हैं उनको ज्वाइंटली लेकर, एक साथ लेकर मतलब इसको संयुक्त संसदीय समिति भी कह सकते हैं। जैसा कि हमारे यहाँ अभी भी संयुक्त संसदीय समिति का प्रावधान है। कोई अगर इम्पोर्टेंट अगर इशू होता है तो उसके लिए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जाती है और वो सुझाव देता है। तो वैसी ही एक समिति बनाई गई थी, संयुक्त प्रवर समिति, और इसके अध्यक्ष होते हैं लिन लिथुगो। उसके पहले एक और महत्वपूर्ण बात होती है कि अप्रैल 1933 में एक श्वेत पत्र लाया जाता है। और श्वेत पत्र में क्या होता है, तो इंग्लैंड की संसद में श्वेत पत्र लाया जाता है और उसमें भारत में किस तरीके से संवैधानिक विकास किया जाए उसके बारे में बतलाया जाता है उस श्वेत पत्र में। उसी श्वेत पत्र के आधार पर एक संयुक्त प्रवर समिति बनाई जाती है जिसकी अध्यक्षता लिन लिथुगो करते हैं। और ये समिति जो है 11 नवंबर 1934 को अपनी एक रिपोर्ट देती है। उसी रिपोर्ट के आधार पे भारत शासन अधिनियम 1935 लाया गया। इस अधिनियम में जैसा कि बतलाया एक बहुत बड़ा एक्ट था, एक तरीके से कह लें कि ये संविधान ही था। और इसके 15 भाग थे, 415 धाराएं थी और हमारे संविधान के 2/3 प्रावधान यहीं से लिए गए हैं। तो प्रावधान क्या क्या थे इसको हम देख लेते हैं। तो एक पहला प्रावधान था, एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाती है। ये मुख्यतः देसी राज्य राजवाड़ों के डिमांड को मानने के लिए ये प्रावधान किया गया था। और उनकी एक कूटनीति भी थी, क्योंकि पहले गोलमेज सम्मेलन में देसी राज्य राजवाड़ों ने ये डिमांड किया था कि अखिल भारतीय स्तर पे भारत के लिए एक संघ होना चाहिए। उस संघ में कौन कौन से लोग होंगे, तो वो ब्रिटिश राज्य अर्थात भारत में जो ब्रिटिश राज्य हैं वो और देसी रियासत, इनको मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ बनाया जाता है। केंद्र में द्वैध शासन लाया जाता है। पहले प्रांतों में द्वैध शासन था, अब क्या किया जाता है कि प्रांत में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया जाता है और केंद्र में द्वैध शासन लाया जाता है। अब प्रांतों में स्वशासन लाया जाता है, स्वशासन की स्थापना होती है और शासन के विषय जैसे संघीय विषय, प्रांतीय विषय और समवर्ती 3 विषय लाए जाते हैं 1935 के एक्ट में। अभी भी हमारे संविधान में 7वीं अनुसूची है जिसमें विषयों का बंटवारा है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो वही सूची यहाँ भी थी। संघीय विषय पर केंद्र को कानून बनाने का अधिकार, प्रांतीय पर प्रांतों को कानून बनाने का अधिकार, समवर्ती में दोनों में से कोई भी। लेकिन जब टकराव हो तो केंद्र अधिक शक्तिशाली है तो केंद्र के कानून को वरीयता दी जाएगी, महत्व दिया जाएगा। केंद्र द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा, लागू होगा। एक संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई, प्रावधान किया गया। इसी के तहत दिल्ली में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। एक केंद्रीय बैंक का प्रावधान किया गया, ये भी भारतीयों की मांग थी। इसके लिए एक इसी के आधार पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना होती है। और भारतीयों की एक लंबे समय से मांग थी कि अखिल भारतीय सेवाओं के लिए एक परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था होनी चाहिए। तो उसके लिए लोक सेवा आयोग का गठन होता है। संघ लोक सेवा आयोग का गठन 1935 के भारत शासन अधिनियम के आधार पे ही होता है। फिर बर्मा को भारत से अलग कर दिया जाता है इसी एक्ट के तहत। उसके बाद सिंध और उड़ीसा को अलग राज्य बनाने की मांग बहुत समय से उठ रही थी, तो सिंध को भी एक अलग राज्य बनाया जाता है और उड़ीसा को भी एक अलग राज्य बना दिया जाता है। साथ में इस एक्ट के बारे में कुछ वक्तव्य या स्टेटमेंट बहुत फेमस है। उसमें से नेहरू जी का एक स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा फेमस है कि उन्होंने इसे दास्ता का नया चार्टर कहा था या दास्ता का घोषणा पत्र भी कहा था।
गांधी जी ने इसके बारे में कहा था अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी है। तो ये थे दोस्तों 1919 और 1935 के भारत शासन अधिनियम। 1935 के भारत शासन अधिनियम में एक इमरजेंसी प्रावधान भी होता है, आपातकालीन प्रावधान, उसे भी भारतीय संविधान में लिया गया है। भारतीय संविधान के जो आपात से संबंधित उपबंध हैं वो यहीं से लिया गया है। साथ ही जर्मनी से भी लिया गया है, दोनों को मिलाकर रखा गया है आपातकालीन प्रावधान में। तो ये सारे थे। ये 1935 वाला भारत शासन अधिनियम अंग्रेजों के द्वारा लाया गया अंतिम अधिनियम था। इसके बाद जो आंदोलन का दौर चलता है तो संवैधानिक विकास की प्रक्रिया पूरी होती है और अंततः 1947 में एक स्वतंत्रता अधिनियम लाया जाता है, जिसके तहत भारत और पाकिस्तान दो डोमिनियन स्टेट बनते हैं और वहाँ के बाद भारत का एक संविधान भी लिखा जाता है। हालांकि संविधान निर्माण की प्रक्रिया पहले शुरू हो गई थी और देश का विभाजन बाद में होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सबों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। एक्ट से संबंधित भारत का संवैधानिक विकास किस तरीके से हो रहा था वो आपको क्लियर हुआ होगा। साथ में इन एक्ट में क्या क्या प्रावधान थे वो भी आपको ज़रूर समझ में आया होगा। रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में, सगे संबंधियों के बीच में। खास करके ये वीडियो उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाइए जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, खास करके स्टेट पीसीएस या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी ज़रूर बजा दीजिए। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।